एडिट करे पर सुनिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा चैप्टर चल रहा है? भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक, सॉइल ऑफ इंडिया। क्या देख करके हंस रहे उधर से। और सुनिए ना, सॉइल ऑफ इंडिया। और कल पढ़ चुके हैं ननू, भारतीय अनुसंधान ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। 8 भागों में से 4 भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, जलोढ़ मृदा, ठीक, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा, इन सभी मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जलोढ़ मृदा भारत के सबसे किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा मृदा भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक, और जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काप या कछारी मृदा के नाम से नहीं। और अधिकांश फसल ये अधिक उपजाऊ भी होते हैं। और जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? पोटास की और चूना की। ठीक, नाइट्रोजन की कमी होती है। समझ रहे हो नहीं? आगे सुनेंगे इसमें काली मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी भारत के किस राज्यों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है? तमिलनाडु। लाल पीली मिट्टी कहां देखने के लिए मिलता है? तमिलनाडु। ठीक, सर्वाधिक लाल पीली मृदा भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु। कौन सी मिट्टी? तमिलनाडु में। ठीक, लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा जो होती है भारत में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, 18%। और जलोढ़ कितने परसेंट पाई जाती है? लगभग 40%। लगभग कितने परसेंट? 40%। और इस बताए थे आप लोग को काली मृदा। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से, या काली कपासी मृदा के नाम से, या अदैव्य मात्रिक मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, स्वतः जोताई वाला मृदा के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक, और इसमें किस चीज की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है? कपास की होती है। किसकी होती है? कपास की। कपास के अलावा गन्ना की भी होती है, प्याज की भी होती है। ठीक, प्याज की भी खेती की जा सकती है किसमें? काली मृदा में। और उसके बाद इसका विस्तार काली मृदा को देखने के लिए मिलता है सबसे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है? महाराष्ट्र, दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार के अंतर्गत। लेकिन सर्वाधिक पूछा जाता है सर्वाधिक भारत के किन राज्यों में काली मृदा देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र के। ये चीजें बता चुके हैं। अगला एक और चौथी मृदा बताएं आप लोग को, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल। और लेटेराइट मृदा का किस लैटिन शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ? लेटर शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? ईट होता है। ठीक, ये सभी चीजें पढ़ चुके हैं। 4 मृदा भारत में जो पाई जाने वाली थी पूरा देख चुके हैं। और जो बातें अब आगे देखेंगे हम लोग। 5वीं मृदा क्या? पर्वतीय मृदा। 6ठी मृदा क्या है? मरुस्थलीय मृदा। 7वीं मृदा क्या है? लवणीय मृदा। और 8वीं मृदा पीठमय मृदा। ठीक, उसे पीठ मृदा के जगह पर लिखे पीठमय मृदा। 8वीं मृदा क्या बोलेंगे? पीठमय मृदा। तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। 4 को पढ़ चुके हैं। और 5वां मृदा के नाम जानेंगे। 5वां मृदा कौन है? तो पर्वतीय मृदा। ठीक, तो पर्वतीय मृदा का नाम सुनते ही हम लोग याद रखेंगे कि पर्वतीय मृदा किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे? तो पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय मृदा कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। और पर्वतीय क्षेत्र जैसे आप लोग को बताए होंगे, पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालयी क्षेत्र। ठीक, यह मृदा कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। उत्तरी पूर्वी राज्य आप लोग समझते होंगे, ये 7 सिस्टर राज्य में पर्वतीय इलाका है कि नहीं? हिमालय जो है मूर्ति अरुणाचल प्रदेश से, या इधर जो है एरिया उत्तर पूर्व, ये हिस्सा जो उत्तर पूर्वी राज्य ही सब ने। ठीक, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में यानी पर्वतीय क्षेत्र में। और दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, वहां भी कौन मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा शांति सुनिए, पर्वतीय मृदा जो होते हैं अनउर्वरक होते हैं। क्या होते हैं? अनउर्वरक। अनउर्वरक होते हैं। और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। इसमें क्या होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या? इसमें चूना की कमी है। वैसे मृदा जिसमें चूना की कमी हो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा कहते हैं। ठीक, तो पर्वतीय मृदा। और आप लोग एक और अम्लीय मृदा बताए थे, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा किन क्षेत्रों में जहां सर्वाधिक तापमान और वर्षा ज्यादा होता था लेटेराइट मृदा पाई जाती थी? तो जम्मू कश्मीर, केरल। किसमें? केरल में। ठीक, और उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से किस मृदा को जाना जाता था? काली मृदा को।
काली मृदा, तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग कि इस मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। क्या होती है? ह्यूमस की कमी होती है, और ये अनुर्वरक होने के कारण यहाँ पर अनुर्वरक होती है। क्या होती है? अनुर्वरक। लेकिन पहाड़ी इलाका में देखा जाए तो एक होता है घाटी, दो पहाड़ियों के नीचे स्थल पर, ठीक, तो घाटी पाई जाती है। दो पहाड़ियों के बीच के खाई को क्या कहते हैं? घाटी, घाटी कहते हैं। तो इसके भी निचली स्तर पर मतलब घाटी में खेती की जाती है। वहां पर क्या होती है? उस मिट्टी की, इस मिट्टी पर्वतीय इलाकों में मिट्टी जो होती है पर्वतीय मृदा, वे उर्वरक होते हैं, समझ रहे हो। लेकिन पहाड़ी इलाकों में देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में भी खेती होती है, लेकिन सीढ़ी नुमा समझते हैं, इस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ खेती करेगा यहाँ रह करके, बस समझ रहे हो। तो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, लेकिन ये कम उर्वरक होते हैं। लेकिन इसके सबसे निचली हिस्सा में जो घाटी पाए जाते हैं, वहां पर मिट्टी क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? उपजाऊ। और पर्वतीय क्षेत्रों में खेती किस तरह से की जाती है? सीढ़ी नुमा। और इस यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि अनुपजाऊ होने तो होती है, लेकिन निचली घाटियों में मृदा उपजाऊ होने के कारण वहां खेती की जा सकती है। और कौन कौन सी खेती की जा सकती है? चाय, कॉफी, फल, मसालों की खेती, ये सब क्या की जा सकती है? उगाई जा सकती है, या विशिष्ट की फसल की जा सकती है। और यह मृदा जो होती है शांतिश्री, इस मृदा का विकास होता है ढाल पे, पर्वतीय क्षेत्र में जो ढाल होते हैं, पहाड़ के क्षेत्र के ढाल पर ही विकसित होते हैं। और ढाल पर विकसित होने के कारण ये मृदा इमैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? इमैच्योर, मतलब परिपक्व मृदा होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, यानी हिंदी में से कहते हैं। और अप्रौढ़ मृदा, ठीक, किस मृदा के नाम से जाने जाते हैं? इस मृदा को अप्रौढ़ मृदा होती है, ठीक। यह मृदा क्या होती है? अप्रौढ़, पूरा विकसित नहीं होती। क्यों नहीं विकसित होते हैं? क्योंकि ये इसका विकास पर्वतीय ढाल पर होती है। क्या होती है? पर्वतीय ढाल पर होने के कारण। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और इसका विस्तार किधर है? आप लोग याद रखिएगा कि इस मृदा का विस्तार देखने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, और क्या दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह मृदा हमें आप लोग समझ चुके होंगे, समझ रहे हैं। तो आप आगे देखते हैं, पहले इतना नोट कीजिएगा, लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थलीय, क्या छठा में? मरुस्थलीय मृदा। इधर लिखें मरुस्थलीय मृदा, ठीक, मरुस्थलीय मृदा। छठा क्या पढ़ेंगे? मरुस्थलीय मृदा। सुनिए ध्यान से, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क मृदा। आप समझ सकते हैं कि मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा कहाँ पाए जाएंगे? सुनिएगा, जहां पर मरुस्थल हो या शुष्क मृदा, क्या हो? शुष्क जहाँ पाई जाती है। यानी शुष्क या मरुस्थल कहाँ होते हैं? जहां वर्षा कम हो। क्या हो? जहां वर्षा क्या होती है? कम। जहां वर्षा क्या होती है? कम होती है, ठीक। जहां वर्षा कम हो, जहां वर्षा क्या हो? कम होती है, जहां वर्षा क्या कम हो, या मृदा मरुस्थलीय भागों पाई जाती है। मरुस्थलीय भागों पाई जाती है। जैसे मरुस्थल आप लोग देखिएगा कहाँ है मैप, मरुस्थलीय देखिएगा तो राजस्थान, सुनिएगा राजस्थान के इस हिस्सा में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, गुजरात के उत्तरी भाग में, ऊपर देखिएगा उत्तर में, ठीक। और हिमाचल प्रदेश के भी, हिमालय के नहीं, हरियाणा, हिमाचल हरियाणा नहीं, हरियाणा के पश्चिमी भाग, हरियाणा के पश्चिमी भाग, और पंजाब के देखिएगा नीचे कौन सी भाग होता है? दक्षिणी भाग। समझ रहे बात को। और इस इलाका में जो है नहीं, इस हिस्सा में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। क्या होती है? बहुत कम मात्रा में होती है। और बहुत कम मात्रा में वर्षा होने के कारण यहाँ का मिट्टी जो है मरुस्थल है। मिट्टी क्या? मरुस्थल है। और ये मिट्टी में कम वर्षा होने के कारण ये क्या होती है? यहाँ का मिट्टी बहुत अधिक गर्म होती है। क्या होती है? बहुत गर्म। और यहाँ वाष्पन की क्रिया पर काफी अधिक होती है। और इस मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है। और जिस मिट्टी में नमी की मात्रा ना हो तो ये मिट्टी क्या होंगे? काफी उपजाऊ होंगे कि अनुपजाऊ होंगे? अनुपजाऊ होंगे कि नहीं। और ये इस इलाका में जो पाए जाते हैं मृदानु, और ये अनुपजाऊ होते हैं। समझ रहे? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें नमी ही कम होती है। नमी ही क्या होती है? कम होती है। और आर्द्रता, इसकी आर्द्रता काफी अधिक होता है। आर्द्रता इन क्षेत्रों में
आर्द्रता कम, आर्द्रता वही होता है ना जलवाष्प की मात्रा, यानी यहाँ से जो है मिट्टी से बाष्पन की क्रिया तीव्र गति से होती है, बाष्पन की क्रिया होती है तीव्र गति से, जिस कारण से इसमें क्या होती है, नमी कम होती है, समझ रहे हो। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में, यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी क्षेत्र में, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में और गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा, ठीक, मरुस्थलीय मृदा। और इस मृदा में मोटे अनाज की खेती की जाती है। कौन सी, मोटे अनाज। किस अनाज की खेती होती है, खेती तो मोटे अनाज, मोटे अनाज में देखा जाए तो ज्वार, क्या ज्वार आता है, बाजरा, बाजरा मोटा अनाज, ये मोटा अनाज का नाम नहीं, ज्वार, बाजरा, और एक होता है रागी, क्या होता है, रागी, रागी को मरुआ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरुआ, ठीक, ये आदि। तो ये भी प्रश्न आता है कि मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणीय राज्य, मोटे उत्पादन के, मोटे उत्पादन बोले, मोटे अनाज के, मोटे अनाज, मोटे अनाज के उत्पादन, उत्पादन में अग्रणीय राज्य, अग्रणीय राज्य, अग्रणीय राज्य कौन है, तो हम लोगों ने राजस्थान, कौन है, राजस्थान। क्यों, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो इसमें क्या, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, और इस मृदा में क्या होती है, नमी की कमी होती है। इस मृदा में क्या होती है, नमी की कमी होती है, नमी की कमी होती है, नमी की क्या होती है, कमी होती है। तो मरुस्थलीय मृदा कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक। आप लोग को जो पहले 4 मृदा पढ़ाए हैं वही 4 मृदा ज्यादा करके एग्जाम में भी आता है। कौन कौन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। और ये चारों में कौन सी खेती की जाती है, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में, इनका विस्तार से बात रखेंगे ना, और कितने भूभाग पर ये सभी मृदा पाए जाते हैं, चारों मुख्य से। और ये जो है ना मरुस्थलीय मृदा में क्या, खाली जहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है, वहां मरुस्थलीय मृदा, यानी और कौन कौन क्षेत्रों में आप लोग को अभी बताया उन्होंने। इस मृदा का विस्तार देखा जाए, विस्तार, तो विस्तार में क्या देखे थे हम, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान यही था। इसके बाद पश्चिम हरियाणा, पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम हरियाणा, पश्चिम हरियाणा, पश्चिम हरियाणा में इसका विस्तार है। फिर और कौन राज्य बोले, पंजाब के दक्षिण पंजाब, दक्षिण, दक्षिण पंजाब, दक्षिण पंजाब, और फिर क्या बोले, उत्तरी गुजरात, उत्तरी, उत्तरी गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में क्या, किसका विस्तार है, मरुस्थलीय मृदा का। समझिए कि नहीं, सब विस्तार को इसे देख सकते हैं, यहाँ पर रखिए ना, इसे करके ले लीजिए, इसको पंजाब को इसे काट लीजिए इधर नो, इस तरह से। तो देखिए राजस्थान जो है इलाका इसे करके इस तरह से, ज्यादा नहीं। तो ये पश्चिमी राजस्थान आई, उत्तरी, उत्तर की गुजरात की हिस्सा आया, ये दक्षिण का पंजाब आया, हरियाणा की क्या आया, पश्चिम, पश्चिम हरियाणा। तो इस तरह से इसका विस्तार है। क्या इतना तक समझ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वर्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक। और इसमें जल की कमी होती है, और जल की नमी की कमी होती है, और साथ ही साथ ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। ह्यूमस समझ रहे होंगे आप लोग, ह्यूमस की भी कमी होती है, ह्यूमस की भी क्या होती है, कमी होती है। पहले इतना नोट कीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए ने। अब आगे देखेंगे हम लोग मरुस्थलीय मृदा, जहां मरुस्थल हो वहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, ठीक। जैसे कहाँ कहाँ पाया जा रहा था, इसका विस्तार कहाँ था, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, हाँ ठीक है, ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हैं। और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए ये जाने जाते हैं, किस अनाज के, मोटे अनाज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे मोटे अनाज में, मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, राजस्थान है, ठीक। 7वां मृदा होगा, 8वां अवधि, 7वां, 7वां मृदा शायद है लवणीय मृदा, क्या है,
लवणीय लवणीय मृदा को देखते हैं हम लोग। ठीक, लवणीय मृदा क्या है, इस चीज को बारे में, इसके बारे में जानेंगे। लवणीय मृदा वैसी मृदा को कहते हैं, सुनिएगा, लवणीय मृदा वैसी मृदा को कहते हैं जिसमें खनिज लवणों का अधिकता हो, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हो, अति मतलब आवश्यकता से अधिक पाया जा रहा है खनिज लवण, आवश्यकता से अधिक पाया जा रहा है खनिज लवण, तो उसी को क्या कहते हैं, लवणीय मृदा। क्या कहेंगे उसे, लवणीय मृदा। और लवणीय मृदा में खनिज लवण में जैसे सोडियम रहता है, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक, इसकी अधिकता होती है। खनिज लवणों की, जिस मृदा में खनिज लवणों की अधिकता होती है, इसकी क्या होती है, अधिकता, तो उसी मृदा को क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणीय मृदा। लेकिन देखा जाए तो कमी किस चीज की होती है, इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की एंड चूना की, कैल्शियम ऑक्साइड की क्या होती है, कमी होती है। इस मृदा में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना की, किसकी कमी होती है, चूना इसे बोलते हैं। ठीक, और ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कितना समझते हैं आप लोग। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि ये इसकी लवणीयता को दूर करके ही कृषि किया जा सकता है। ये मृदा क्या होती है, अनुर्वरक होती है, सॉरी, ये उपजाऊ नहीं होते। ठीक, क्या होते हैं ये, अनुपजाऊ होते हैं, इतना देखें, यानी अनुउर्वरक। ठीक, यानी अनुउर्वरक, ठीक बोल रहे हैं, अनुउर्वरक होती है। ठीक, इसे कृषि योग्य बनाने के लिए किस कृषि योग्य, कृषि योग्य बनाने के लिए किस इसमें मिलाया जाता है, जिंक। क्या मिलाया जाता है, जिंक। इसकी लवणीयता को दूर कैसे किया जा सकता है, जिंक को मिला करके, जिंक और किसको, चूना को, जिंक और किसको मिला करके, चूना को मिला करके इसकी लवणीयता को दूर किया जाता है। ठीक, तो पूछा जाता है कि मिट्टी की लवणीयता को कैसे दूर किया जा सकता है, तो जिंक को मिला करके। क्यों नो, क्योंकि ये इसमें जिंक की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक, और जिंक क्या करते हैं, इसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। चूना भी क्या करते हैं, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, कृषि योग्य हो जाते हैं। ठीक, और इसका विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है, लिखिएगा है पश्चिम गुजरात, कंटिन्यू, पश्चिम गुजरात, पूर्वी घाट के डेल्टाओं, पूर्वी घाट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। तो ये आप लोग समझते होंगे। ठीक, तो इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है, देख चुके हैं। देखिए शांति सुनिए, पूर्वी घाट के डेल्टाओं जो बात किया जा रहा है, पूर्वी घाट के, ये पश्चिमी घाट है, ये क्या पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट के जहां डेल्टा का निर्माण होती है, कृष्णा नदी डेल्टा, इस तरह से बोल पढ़ते थे ना आप लोग। ठीक, तो इस पूर्वी घाट में कई सारे डेल्टाओं का निर्माण होती है। यहीं पर किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लवणीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लवणीय मिट्टी। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के पास भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें इतना याद रखेंगे हम लोग कि लवणीय मृदा क्या होती है। लवणीय मृदा के लिए लवणीय मृदा क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। खनिज लवणों में सबसे अधिक कौन कौन खनिज लवण पाए जाते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण ये मृदा क्या होती है, लवणीय होती है। ठीक, और इसमें किस चीज की कमी होती है, तो नाइट्रोजन और चूना की। और मिट्टी की लवणीयता को दूर कैसे किया जा सकता है, तो जिंक को मिला करके, जिंक को मिला करके। क्या इतना तक समझ चुके हैं। इसका विस्तार कहाँ है, तो पश्चिम गुजरात, पूर्वी घाट डेल्टाओं के पास, और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दीदी, नूनू समझ रहे, मीठे पानी की झील भी क्या है, सुंदरबन डेल्टा, नहीं यही नहीं। तो इतना तक शांति सुनिए, तो इतना समझ चुके हैं, नहीं पहले इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग 8वां मृदा कौन है, पीटमय मृदा। कौन है, पीट, जल्दी उतारेंगे पीट देंगे। ठीक, पीटमय मृदा। पीटमय मृदा को समझेंगे, लेकिन पहले इसे साफ कीजिए उतार करके। नोट कर लिए, जल्दी कीजिए।
चलिए नोट कर लिए। अब आगे सुनेंगे हम लोग 8वां मृदा के बारे में जानेंगे। 8वां मृदा सुनिएगा, ठीक। तो आप लोग अभी कौन सा मृदा पढ़े हैं? लवणीय मृदा। तो लवणीय मिट्टी की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का, ठीक। जिंक का या बोल सकते हैं या चूना का, ठीक। तो और आगे इसका विस्तार जो है लवणीय मृदा का पश्चिम गुजरात, पूर्वी घाट डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में इसका विस्तार है ना। ये चीज जान चुके हैं। अब 8वां हम लोग देखते हैं, ठीक। पहले 8वां मृदा का नाम है पीठमय मृदा। क्या है? पीठमय मृदा। इस सब का ज्यादा उपयोग नहीं है, ज्यादा चीजें, ज्यादा प्रश्न आता है वही 4 मृदा। इसमें यही देखिएगा कि पीठमय मृदा जहां ज्यादा वर्षा होती है, ठीक। वर्षा क्या हो? वर्षा अत्यधिक हो। वर्षा जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जिन क्षेत्रों में क्या होती है? वर्षा अधिक होती है, ठीक। वर्षा क्या हो? अधिक हो। और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पीठमय मृदा। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पीठमय मृदा पाई जाती है। और जहां पर शांति सुनिए, झाड़ियां ज्यादा उगी हो, इन क्षेत्रों में क्या होती है? झाड़ियां काफी मात्रा में वृद्धि करती हो, ठीक। और इसमें याद रखेंगे कि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक। और इसका विस्तार देखा जाए कि विस्तार आप लोग को लिखा, विस्तार इधर बिहार के उत्तरी भाग में, बिहार के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में और उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पीठमय मृदा। पीठमय मृदा का विस्तार कहाँ देखने के लिए मिलता है? बिहार के उत्तरी भाग में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में, और उड़ीसा तथा तमिलनाडु में पीठमय मृदा पाई जाती है। पीठमय मृदा पाई जाती है। क्या आप तक समझ चुके हैं? अब आगे समझेंगे ना हम लोग। अगला टॉपिक है आप लोगों के लिए मृदा अपकर्षण, ठीक। अगला क्या है? मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण। एक होता है मृदा अपरदन। एक क्या होता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन और मृदा अवकर्षण के बारे में समझेंगे तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मृदा अवकर्षण क्या है। पहला नंबर, ठीक। तो मृदा अपकर्षण कहते हैं कि मिट्टी, शांति सुनिए, मिट्टी की अगर जो उर्वरकता में कमी, मिट्टी के उर्वरकता में कमी को ही क्या कहते हैं? मृदा अवकर्षण कहते हैं। किसमें कमी? मृदा उर्वरकता की ह्रास, क्या ह्रास या कमी ही क्या कहलाता है? मृदा अवकर्षण कहलाता है। मृदा अवकर्षण कहलाता है, ठीक। तो मृदा अवकर्षण कैसे होता है? मृदा अपकर्षण कैसे होता है? तो पोषक पदार्थों की कमी से। कैसे होता है? पोषक पदार्थों या पोषक तत्वों बोल सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी से क्या होते हैं? मिट्टी की उर्वरकता घटती है। मिट्टी उर्वरकता का घटना ही या मिट्टी उर्वरकता के में ह्रास को ही क्या कहते हैं? मृदा अवकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मृदा अवकर्षण करते हैं। मृदा अवकर्षण होने का कारण क्या है? कि पोषक तत्वों की कमी होना। पोषक तत्वों की कमी होना। अब पोषक तत्वों की कमी में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी काफी मात्रा में हो जाएगा तो मृदा का अवकर्षण हो जाएगा। तो इसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कमी हो जाते हैं? तो 3 पोषक तत्व ज्यादा करके ठीक, शायद 3 तत्व होता है। वो पोटेशियम, क्या ऐसे एनपीके से मतलब रखिएगा आप लोग। के से पोटेशियम, के से क्या? पोटेशियम में होता है। के किसका संकेत होता है? पोटेशियम। पोटेशियम सही लिखा है नहीं? पी से फास्फोरस,
फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस, और एगो एन है, एन से मतलब नाइट्रोजन से, ठीक, नाइट्रोजन। तो इन चीजों की कमी हो जाती है, इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो मृदा का अवकर्षण होता है। मृदा का क्या होता है? अवकर्षण। आप लोग जानते होंगे ना, मृदा का अवकर्षण होता है कभी कभी एक ही खेत में लगातार कई वर्षों तक एक ही फसल का उगाने से भी क्या होता है, नाइट्रोजन आर की कमी हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? मृदा, मतलब मृदा का उर्वरकता कमी, ह्रास आ जाता है, कमी आ जाती है, ठीक। मृदा के उर्वरकता में क्या होते हैं? ह्रास या कमी को क्या कहते हैं? मृदा। तो उस मृदा को उर्वरक बनाने के लिए आप लोग सुनते होंगे कि एनपीके उर्वरक, एनपीके उर्वरक यानी एनपीके खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, इसका पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल करने से फिर मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या होती है? आ जाती है। फिर उर्वरक, अब मिट्टी क्या हो जाती है? उर्वरक, जो भी कमी होता है या ह्रास होता है उसकी हरासमेंट को दूर कर देता है। कौन कौन उर्वरक? एनपीके उर्वरक। एन से क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की उस उर्वरक में, उस खाद में कितने परसेंट होते हैं? 16%। और ये सब इन फास्फोरस कितने परसेंट? 20%। के क्या होते हैं? पोटेशियम। के क्या होता है? पोटेशियम 18% पाए जाते हैं, ठीक। तो इस खाद, इसे उर्वरक या इसे खाद बोलते हैं, ठीक। एनपीके खाद या एनपीके उर्वरक। और एनपीके खाद या एनपीके उर्वरक में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो एनपीके नाम में होकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। केमिस्ट्री समझने वाले को दिक्कत ये सब होगा, कभी न होगा। अब आगे सुनिए, ये जो फास्फोरस थी, सोडियम थी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि करता है और प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। पौधों का वृद्धि करने का काम कौन करते हैं? नाइट्रोजन पौधों को वृद्धि कराने का काम करता है और नाइट्रोजन। जैसे आप लोग देखिएगा कि यूरिया का सूत्र आप लोग जानते होंगे। यूरिया क्या होता है? बोलिए। N2 NH2 CO और NH2 होता है नहीं। तो यूरिया को मारते हैं तो कोई पौधा तेजी से बढ़ता है कि नहीं? नहीं बढ़ता, तेजी से बढ़ता है ना यूरिया मारे। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। क्या उसमें? नाइट्रोजन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें फास्फोरस देखिएगा, तो ये फलों को पकाने में और जड़ों को विकास करने में इस सहायक होते हैं। फलों का विकास करते हैं, और सॉरी, फलों को क्या करते हैं? पकाते हैं, और जड़ों का विकास करता है कौन? तो फास्फोरस। और ये पोटेशियम को देखा जाए तो ये जल को अवशोषक कहते हैं। जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और क्या करते हैं ये? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करता है? पोटेशियम। कौन करता है? पोटेशियम। तो ये आप लोग को समझ चुके हैं कि मृदा अवकर्षण क्या है। तो मृदा के उर्वरकता की कमी या ह्रास को क्या करते हैं? मृदा अवकर्षण। और ये कैसे होता है? तो पोषक तत्वों की कमी से। और किन किन पोषक तत्वों के? तो एनपीके, हाँ समझ रहे, एनपीके पोषक तत्व से बोल सकते हैं। एनपीके पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। कौन कौन? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक। और इसकी उर्वरकता पुनः लाने के लिए क्या किया जाता है? इस खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और हमें लगता है कि आप लोग इतना चीजें समझ चुके हैं, पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? मृदा अपर्दन। क्या पढ़ेंगे? मृदा अपर्दन। उतारिए पहले से। अब सुनिए आगे। मृदा अवकर्षण क्या है? ये चीजें समझ चुके हैं। मृदा अवकर्षण क्या है ये समझ चुके हैं। यानी उर्वरकता में कमी या ह्रास को क्या कहते हैं? मृदा अवकर्षण। और मृदा अवकर्षण कैसे हो रहा था? पोषक तत्वों की कमी से। कैसे हो रहा था? फोकस लिखना बंद कीजिए नहीं। पोषक तत्वों की कमी से हो रहा था। कौन कौन से पोषक तत्व? एनपीके। एनपीके मतलब याद रखेंगे, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक। और मृदा अवकर्षण को दूर कैसे किया जा सकता है? तो उर्वरक, एनपीके उर्वरक का उपयोग करके, ठीक। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले मृदा अपर्दन क्या है। तो मृदा अपर्दन जो होती है मिट्टी के ऊपरी परत का क्षरण होना ही क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन। मिट्टी के या मृदा के सबसे ऊपरी परत का क्या होना? क्षरण होना या ह्रास होना, उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी मिट्टी की कटाई को समझ रहे हैं। अपर्दन से मतलब क्या है? कटना। कौन सी कटना? मिट्टी के ऊपरी परत, समझ रहे हो, क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन। और मृदा अपर्दन जो होती है 4 नहीं बल्कि 5 चरणों में होती है।
ठीक, 5 चरणों में, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, मिट्टी अपर्दन मतलब मृदा अपर्दन 5 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण क्या है? बूंद अपर्दन। दूसरा चरण क्या है? परत अपर्दन। तीसरा चरण क्या है? रील अपर्दन। और चौथा अपर्दन क्या है? अनामिका, सॉरी, अवनालिका अपर्दन, अनामिका नहीं, अवनालिका अपर्दन। और पांचवा क्या है अपर्दन है? धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन। तो मिट्टी के 5 चरण को याद रखना ना, एग्जाम में यही से पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मिट्टी का प्रथम मृदा अपर्दन का प्रथम चरण है, और ऑप्शन में ये चारों दे रहेगा, ये चारों दे रहेगा। तो क्या बताइएगा? बूंद अपर्दन। मृदा का प्रथम चरण क्या है नो? तो बूंद अपर्दन। दूसरा चरण पूछेगा तो परत अपर्दन। तीसरा अपर्दन पूछेगा तो रील अपर्दन। तीसरा अपर्दन पूछेगा तो रील अपर्दन। और चौथा अपर्दन पूछेगा, चौथा चरण अवनालिका अपर्दन। और देखिएगा नो, एक अवनालिका अपर्दन के कारण से इन चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। नोट लिख लीजिएगा कि चंबल घाटी का निर्माण मृदा के किस अपर्दन से हुआ है? तो अवनालिका अपर्दन से चंबल घाटी का निर्माण हुआ। चंबल घाटी का निर्माण किस मृदा अपर्दन से हुआ है? तो अवनालिका अपर्दन से हुआ है। क्या इतना तक समझ चुके हैं? बोलिए, इतना तक समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं इतना तक समझने में? ठीक है। तो मृदा अपर्दन क्या है कि मृदा के ऊपरी पर, ये लिखा हुआ है तो मृदा के ऊपरी अपर्दन, मृदा के ऊपरी परत का विनाश या क्षरण होना ही क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। और मृदा अपर्दन को शांति सुनिए, मृदा अपर्दन आखिर होती है कैसे? ठीक, मृदा अपर्दन होने का कारण क्या है? तो जहां पर अत्यधिक पशुचारण करता हो, अत्यधिक पशुचारण, जहां देखिएगा पशु चरता है, मिट्टी से घास निकालता है, तो मिट्टी को भी उखाड़ता है कि नहीं साथ में? ठीक, तो अत्यधिक पशुचारण के कारण क्या होते हैं? मृदा अपर्दन। और वनों की कटाई वनों की कटाई करने से भी क्या होता है? मृदा अपर्दन होती है। फिर वायु अपर्दन, वायु अपर्दन भी क्या है? मृदा अपर्दन। वायु भी मृदा को अपर्दन करते हैं। देखिए जहां पर कुछ वन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मिट्टी है, तो मिट्टी को उड़ा करके वायु भी ले जाती है कि नहीं? वायु मिट्टी को काटने के भी काम करते हैं, इसलिए वायु अपर्दन के द्वारा भी मृदा अपर्दन होती है। ठीक, उसके बाद है झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। कृषि चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे कि झूम कृषि क्या है, हिमानी अपर्दन, ये सब चीजें आगे कल पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक, लेकिन झूम कृषि यही इतना समझिएगा आप लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या कि एक खेत में ही कई फसल को लगाना है, अलग अलग तरह के फसल लगाना है। ठीक, एक फसल को ना रहने देना, यानी एक उसी को झूम कृषि के अंतर्गत पढ़ेंगे आगे चल करके। और पांचवा कारण क्या? हिमानी अपर्दन। ठीक, और मृदा अपर्दन को रोकने का उपाय क्या है? तो ये सब काम ना करे तो मृदा अपर्दन बिल्कुल ना होगा। ये जो काम ऊपर में लिखा हुआ जो कारण है, इस कारण को दूर किया जाए, वही क्या है? इसे रोकने का उपाय है, जिससे अब पशुचारण पर रोक लगा दिया जाए। अत्यधिक पशुचारण जो करते हैं उस पर क्या लगाया जाए? रोक लगा दिया जाए। झूम कृषि जो करते हैं उस पर क्या होना चाहिए? रोक लगना चाहिए। कृषि वानिकी मतलब क्या होता है? द्वारा कृषि वानिकी द्वारा भी मतलब जहां पर कृषि कर रहे हैं वहां पर पौधा भी लगाया कीजिए, तो मृदा अपर्दन वहां पर क्या होंगे? नहीं होंगे। ठीक, कृषि के साथ साथ क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे भी लगाना ही कृषि वानिकी है। ठीक, इतने समझेंगे। और एक वृक्षारोपण करके, जहां पर वृक्षों की कटाई करेंगे वहां पर वृक्ष लगाएंगे, तो क्या मृदा अपर्दन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये सब रोका जा सकता है। तो मृदा अपर्दन के लिए मृदा अपर्दन के पर मृदा अपर्दन के रोक को लेकर के 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने मृदा अपर्दन को रोकने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन भारत सरकार ने कब किया है? 1953 ईस्वी में किया गया है। ठीक, और विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? 5 दिसंबर को। ठीक, और आज देखा जाए ना तो मृदा से जितने भी था बातें, मृदा कर लेकर के भारत की मिट्टी में जितने चीजें पढ़ना था समझिए पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक, क्या हो चुका है? समाप्त। और इतना ही देखने के लिए हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही मृदा में काफी है, जितना बताया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? 8 भागों में। तो 8 मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो। और मृदा अपघर्षण क्या है ये भी पढ़ चुके हैं, और मृदा अपर्दन क्या है ये चीजें देख चुके हैं। और इतना ही सिर्फ देखना है। ठीक, और इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये
ही जरूरी है। ठीक, अब आगे सुनिएगा नूनू कि भारतीय मृदा में, एक नोट आप लोग लिखने काम कीजिएगा कि भारतीय मृदा में किस पोषक तत्व की कमी होती है। ठीक, भारतीय मृदा में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो वह तो जिंक नामक या जस्ता नामक, क्या नूनू लिख लीजिए, क्वेश्चन तो लिखिए पहले आप लोग तो। हाँ, प्रश्न लिखिए ना, एक नोट लिखिए नोट बना करके कि भारतीय मृदा में जस्ता नामक पोषक तत्व की, भारतीय मृदा में जस्ता नामक, जस्ता जेड लिख दीजिएगा जिंक। ठीक, जस्ता जेड जस्ता नामक पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। लिखा गया पहला नोट, जल्दी लिखिए। भारतीय मृदा में क्या लिखे हैं, भारतीय मृदा में जस्ता नामक पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। दूसरा नोट लिखिए, पौधों को सबसे अधिक जल धारण क्षमता, पौधों को सबसे अधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी से पौधों को सबसे अधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी से तथा सबसे कम बलुई लिख लीजिएगा नहीं, बलुई। ठीक, बलुई दोमट मिट्टी से प्राप्त होता है, बलुई दोमट मिट्टी से प्राप्त होता है। तो मृदा में जितने भी बातें था आप लोग को बता चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक, मृदा का क्या पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पहले देख लेते हैं, उसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद लेकिन आज ही देख लेंगे कि मृदा अपर्दन का भारत की मिट्टी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।